रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे आम लोगों को निकालने के लिए एक मानवीय गलियारा बनाने की बात चल रही है। इस पर दोनों पक्षों के बीच कभी सहमति बनती है तो कभी टूट जाती है। दोनों पक्ष एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या होता है ये मानवीय गलियारा, ये कैसे काम करता है और इससे जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। युद्ध के दौरान स्थिति कई बार काफ़ी भयावह हो जाती है। युद्धग्रस्त क्षेत्र में भोजन और दवाइयों की आपूर्ति या फिर वहां से नागरिकों को सुरक्षित निकालना काफ़ी चुनौती भरा काम हो जाता है। इसलिए ऐसी जगहों पर मानवीय गलियारों को बनाया जाता है ताकि लड़ाई को तात्कालिक रूप से रोका जा सके। इसमें जहां युद्ध चल रहा होता है वहीं आसपास एक खास इलाका तय किया जाता है और इसे असैन्य क्षेत्र घोषित किया जाता है। युद्ध में शामिल सभी पक्ष इस बात के लिए सहमत होते हैं कि इस इलाके में तय अवधि के दौरान कोई गोलीबारी या लड़ाई नहीं की जाएगी। ये गलियारे उस वक्त खासतौर से ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब किसी शहर पर घेरा होता है और उस इलाके में रह रहे लोगों को बुनियादी ज़रूरत जैसे कि भोजन, पानी या बिजली की सप्लाई नहीं मिल पाती है। इसके अलावा ऐसी जगहों पर भी मानवीय गलियारा बनाया जाता है जहां युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन होने की वजह से गंभीर मानवीय संकट पैदा हो जाता है। गौरतलब है कि 20वीं सदी के मध्य में कई बार मानवीय गलियारे का इस्तेमाल किया गया था। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ ये हो सकता है कि ये गलियारे बनाता कौन है। दरअसल ज़्यादातर मामलों में मानवीय गलियारे पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा समझौता कराया जाता है। कई बार स्थानीय सामाजिक गुट भी इसके लिए पहल करते हैं। मानवीय गलियारा बनाने के लिए सभी पक्षों की सहमति ज़रूरी होती है। हालांकि युद्ध में शामिल पक्षों को इसके दुरुपयोग की भी आशंका रहती है, इसीलिए ये लोग आसानी से इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर युद्ध में शामिल कोई एक पक्ष मानवीय गलियारे का इस्तेमाल अपने सैनिकों को हथियार या युद्ध के लिए ज़रूरी अन्य सामान सप्लाई करने के लिए कर सकता है। इसके अलावा मानवाधिकार से जुड़ा कोई संगठन या संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक, सामाजिक संगठन और पत्रकार भी युद्धग्रस्त जगहों पर जाकर वहां की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जो युद्ध में शामिल किसी भी पक्ष के खिलाफ हो सकता है। इसी कारण कई बार मानवीय गलियारा बनाने या फिर लड़ाई को कुछ देर रोकने की मांग इसमें शामिल पक्षों द्वारा मानी नहीं जाती। उदाहरण के तौर पर यमन में कई सालों से चल रही लड़ाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र की तमाम कोशिशों के बावजूद इसे नहीं बनाया जा सका। मानवीय गलियारे की इसी संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर जाने की अनुमति सभी लोगों को नहीं होती है। मानवीय गलियारे में कौन जाएगा इसका फैसला संघर्ष में शामिल सभी पक्ष मिलकर तय करते हैं। आमतौर पर इनका नियंत्रण निरपेक्ष एजेंसियों के हाथ में रहता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र या फिर रेड क्रॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यही संगठन ये तय करते हैं कि मानवीय गलियारे का समय क्या होगा, वहाँ कौन सी गाड़ियाँ जाएंगी और उनमें किस तरह के सामान जाएंगे आदि। बात अगर यूक्रेन की करें तो बीते 5 मार्च को वहाँ पर मानवीय गलियारा बनाने पर सहमति बनी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। युद्ध में शामिल दोनों पक्षों ने एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार बताया। खैर, एक दूसरे को जिम्मेदार बताने के चक्कर में इंसानियत की बलि ज़रूर चढ़ रही है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।